नमस्कार। मैं हूं करण अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल और मेरे साथ उपस्थित हैं आज अधिवक्ता रमन शुक्ला जी, क्योंकि आपके जाने माने एक चेहरे हैं। तो रमन जी, ये बताइए कि जो आज सुनवाई होनी थी, आज फैसला आना था यूजीसी एक्ट पर 19 मार्च, तो कोई फैसला नहीं आया। क्या किस प्रकार से देखते हैं इसको आप? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा करण सर कि आपने हमें बुलाया और यूजीसी पे बात करना बहुत अहम है, क्योंकि जो लोग यूजीसी को सिर्फ एक जाति का मुद्दा लेकर देख रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि गलत गलत होता है। एक हमारे में कानून में एक वर्ड बोला जाता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं, यही परंपरा है भी अपने है, लेकिन एक बेगुनाह को नहीं कुछ होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आज के समय में बेगुनाह ही फंस रहा है। और ये यूजीसी जो एक्ट है, ये एक तरीके से शुरुआत होगी कि बेगुनाह लोगों को कैसे फंसाया जाए। उसका तरीका बताता है कि किस तरीके से आप बेगुनाहों को फंसाएंगे। अब बात करते हैं कि आज ऐसा क्या हुआ कि जो सुनवाई नहीं हुई। देखिए, एक लेबर एक्ट आया है 2020 का, उसको लागू किया गया। उसमें वर्कमैन की डेफिनेशन क्लियर नहीं थी। उस डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 3:30 बजे तक सुनवाई हुई। 3:30 बजे के बाद हमारा केस लिस्ट हुआ, लेकिन इतना टाइम नहीं था कोर्ट के पास कि वो हमारे केस को सुन सके, इसलिए फर्दर डेट के लिए उसको लगा दिया गया है। लेकिन मुझमें जो ये डेट बढ़ाई गई है, उसमें कहीं ना कहीं इंटरनल कोई बात हो सकती है कि डेट बढ़ाने के पीछे क्या वजह है। तो लोगों को अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखना चाहिए। और मैं फिर कहता हूं कि वकीलों का, टीचरों का कोई जाति धर्म नहीं होता, डॉक्टरों का। तो जो लोग मुझे एक चश्मे से देखते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं यूजीसी के खिलाफ बोलता हूं, तो आज मैं करण सर आपको क्लियर कर दूं कि मैं एक टीचर भी हूं और मुझसे मुस्लिम, ओबीसी, एससी, एसटी बहुत बच्चे जुड़े हैं और जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनका बहुत सपोर्ट करता हूं। ग्राउंड लेवल पे उनके लिए वर्क करता हूं। शायद जो आपके नेता हैं ओबीसी, एससी, एसटी के, वो उतनी मदद नहीं करते उन बच्चों की जितनी मदद मैं ग्राउंड लेवल पे करता हूं। अच्छा, एक चीज आपने इसमें ध्यान दिया कि जैसे कि आपने कहा कि नहीं हो पाई सुनवाई क्योंकि केस देर से फाइल हुआ 3:30 बजे। तो फिलहाल तो ऐसे कयास हम लोग पहले से लगा रहे थे कि जो है इसको टालेगा, इसको सरकार और सुप्रीम कोर्ट में इसको टालेंगे, फैसला नहीं लेकर के आएंगे। पर एक चीज और हमने देखी कि मैंने आज कम से कम नहीं तो 50 न्यूज चैनल, मैंने बार बार चैनल बदले, रिमोट से चैनल बदलता रहा, मैंने बहुत सारे चैनल को देखा, किसी भी मीडिया न्यूज चैनल पे इस फैसले के लिए कोई जिक्र ही नहीं हो रहा था कि आज यूजीसी एक्ट पे चर्चा होनी है या फैसला आना है। कहीं कोई शुरुआत थी ही नहीं मीडिया पे। तो ये सब क्या मैनेज है? क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, इस बात पे तो मैं इस तरीके से खुले मंच पे कुछ नहीं कह सकता कि मैनेज है या फिर क्या है, क्योंकि मैं बहुत दिन से देखता आ रहा हूं कि जब ये यूजीसी का फैसला आया तो जो अपने आप को ये कहते हैं कि मैं संविधान को मानता हूं, वो संविधान के गार्जियन को खुलेआम गाली देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के जजों को गाली देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो एक कहते हैं गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, उनको इस तरीके से गाली देते हैं। मैं इस तरीके से कोट करना चाहता हूं कि आप कहां संविधान का पालन करते हो और आप निरक्षर हो, आपको कोई भी ज्ञान नहीं है। अब आपके मुद्दे पे आते हैं। न्यूज वालों का तो मैं एक पैटर्न ये 10 सालों से देख रहा हूं कि जो न्यूज अति महत्वपूर्ण है, हाँ जी, वो तो उनके न्यूज में आती नहीं, और जो न्यूज सिर्फ 1 या 2 सेकंड की है वो 2-3 दिन चलाया जाता है। जैसे इंडिया में इस समय ईरान, इजराइल और यूएस का वार का 24 आवर दिखाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे जितने भी टीवी चैनल हैं उन पे यही दिखाया जाता है। अच्छा, आपने अभी संविधान की बात कही कि संविधान का पालन करने वालों को या संविधान के जो हैं स्तंभ है उनको गाली दी जाती है। तो क्या भारत देश में संविधान का पालन वास्तव में हो रहा है? आप ये सोचिए कि 29 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट में ये अपील में जाता है कि यूजीसी एक्ट पे 19 मार्च को सुनवाई होगी और अभी इसको रोक दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और जो पुराना 2012 का जो यूजीसी एक्ट है वो लागू रहेगा पूरे देश भर में। पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए यूजीसी एक्ट 2023 मध्य प्रदेश में लागू किया, जो कि बिल्कुल लगभग
यूजीसी एक्ट 2026 जैसा ही है, बस उसमें वकील साहब इतना अंतर है कि उसमें अगर झूठी फाल्स कंप्लेंट होगी तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, बस इतना फर्क है, बाकी सेम यही है, उसमें कुछ और नहीं है। देखिए, हमारे संविधान को तो उसी दिन एक तरीके से कहिए ध्वस्त कर दिया गया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वो केस कहता है कि रिजर्वेशन 50% के ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और बिहार और एमपी में रिजर्वेशन इस समय 70% के ऊपर है कई राज्यों में है। और जो सीधे सीधे भारत में जो योग्यता है उसको नकारा जा रहा है। आप कहते हैं कि भारत में एआई क्यों नहीं आया, आप कहते हैं भारत में बहुत सारे बड़े बड़े रिसर्च क्यों नहीं हो रहे हैं। अब मैं आपको दो नाम बताता हूं जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, एक सत्या नंडेला, सुंदर पिचाई। आपके भारत की आईआईटी से पढ़े, आपके भारत के हैं, लेकिन हमने उनकी योग्यता को नहीं पहचाना और ऐसे बड़े योग्य पर्सन को हम लोग नहीं रोके। इसका कारण यही है कि यहाँ पे योग्यता से अधिक जाति को महत्व दिया जाता है। एक बात मुझे हंसी आती है कि जाति के नाम पे इतना सब कुछ होता है, जाति का आरक्षण देकर के समानता की बात कही जाती है, जो भेदभाव वाली बात है। तो जो जिसको दलित कहा जाता है, जो इसे SC ST कहा जाता है, वहां पर भी भेदभाव है। उसके अंदर जो भिन्न भिन्न जातियां हैं वहां भी ऊंच नीच का भाव उनके अंदर है। और जो OBC वर्ग है जिसमें तमाम सी जातियां हैं, उन जातियों में भी ऊंच नीच का भाव है। और जो जनरल समाज है उस कैटेगरी में भी ऊंच नीच का भाव है। तो आपने जो आरक्षण और जो व्यवस्थाएं जाति के नाम पे बनाई हैं, उसका लाभ कहाँ मिल पा रहा है, उससे कहाँ फायदा दिखाई दे रहा है। केवल यहाँ पे केवल ब्राह्मणवाद को गाली दे दी जाती है और जनरल सामान्य वर्ग के लोगों को बुरा भला कहा जाता है, उनका शोषण होता है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। केवल यही हो रहा, समानता कहाँ आ रही है। देखिए, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे देश को आजाद हुए 75 से 76 साल हो गए। ये आंकड़े में इससे एक दो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, जिससे लोग जुबान पकड़ने लगते हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि 75 से 76 साल हो गए, उससे एक दो पीछे आगे पीछे हो सकते हैं। इन 75 सालों में क्या कभी किसी दलित नेता ने, किसी सवर्ण नेता ने या किसी OBC नेता ने ग्राउंड लेवल पे किसी के लिए वर्क किया है? दलित आज भी दलित है। और मैं एक बात ये बोल दूं कि जो आरक्षण है ना, अब मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेता हूं परिवार का, वो SC हैं और उनकी माता जी IAS हैं। उनकी, अब बताइए, उनका लड़का जब रिजर्वेशन लेगा और एक गांव की SC का लड़का रिजर्वेशन लेगा, सिलेक्शन किसका होगा? IAS वाले। मतलब आपका जो हक है वो आपके लोगों ने खाया। दूसरा पॉइंट है कि बात है ऊंच नीच की। तो मैं बता दूं कि कुछ ऐसी SC जातियां हैं जो मेरे साथ रहती हैं, मेरे साथ वकालत करती हैं, और आप मेरे घर पर कभी आइए, मेरे घर पे मुस्लिम और SC ST कोई भी हो, मेरे साथ बैठ के एक साथ एक ही थाली में खाना खाता है। और ऐसे मैंने कई ब्राह्मणों के घर में देखे हैं। लेकिन आपके ही कुछ OBC वर्ग के लोग, कुछ SC वर्ग के लोग अपनी छोटी जातियों को अपने बगल में बैठाना पसंद नहीं करते हैं कचहरी में सर। तो मतलब उसका कोई लाभ नहीं निकल रहा। जो सरकार की स्कीमें हैं वो केवल वोट बैंक के लिए है, राजनीति करने के लिए है। जो सड़कों पर भीड़ निकलती है केवल राजनीति कर रही है, उसका कोई जमीनी लेवल पे कुछ नहीं है। और खाली ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद को गाली दी जाती है केवल राजनीति चमकाने के लिए। और आज एक बात मैं और भी बता दूं कि ऐसे 100 नहीं 1000 साल में भी विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो आपके लिए कर रहे हैं ना, ये जानते हैं कि आप भीड़ हो, ये आपको जनता समझते ही नहीं है। SC ST OBC को ये भीड़ समझते हैं। और ये करते क्या है, ये ब्राह्मण को आके खुलेआम मंच पे गाली देते हैं। इनके फेसबुक पे 1 लाख 2 लाख व्यूज हो जाते हैं। ये किसी गरीब को पकड़ते हैं, उसको डराते धमकाते हैं और अपना रसूख दिखाते हैं। आप जो गाली दे रहे हो, आप जो भीड़ इकट्ठा कर, इससे आपके बच्चे का कोई लाभ नहीं होगा। क्या कभी किसी दलित नेता ने, किसी OBC नेता ने बात किया कि मैं अच्छी यूनिवर्सिटीज खुलवाऊंगा, मैं आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलवाऊंगा? क्या कभी ये जैसे रमन शुक्ला आज किसी भी कास्ट के बच्चों को फ्री में लॉ पढ़ाता है, कोई निकल के आया नेता कि बोला नहीं हम लॉ पढ़ाएंगे? आज मेरे अंदर में पता नहीं कितने OBC SC बच्चे जूनियरशिप करते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मैं तीनों जगह विजिट करता हूं। क्या आप ऐसा काम कर रहे हो? तो जब होता क्या है कि ये तो आपको और बर्बाद कर रहे हैं। रीजन क्या है? जब सर मुझे खुले मंच पे गाली दी जाएगी कि ब्राह्मण
एक पता नहीं कौन सा मेरे मुंह से कुछ निकलने जा रहा था, लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया। पता नहीं कैसा इंसान है जो खुले मन से बोलता है कि ब्राह्मण को यूरेशिया भेज देंगे। अरे यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया। जब ये हमारा पूरा एक ही द्वीप था तो यूरोप प्लस एशिया को बोलते थे यूरेशिया। वो कोई देश है ही नहीं, कोई देश ही नहीं है। यूरेशिया दो महाद्वीपों का संयुक्त है, तो आपने कहा भी आता है, उसमें भारत भी आता है। तो अब पहली बात इनको सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है, इनको भीड़ तंत्र समझा जाता है और इनको बुलाया जाता। ये कहते हैं कि जर्नल जब श्रवण आंदोलन करता है तो भीड़ क्यों नहीं होती? भैया श्रवण में लगभग लोग जॉब करते हैं, लगभग लोग पढ़ाई करते हैं, वो इस तरीके से टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन आप हर जगह झंडा और डंडा लेके जो पहुंच जाते हो, ये आप एक संख्या मजबूत नहीं कर रहे हो, आप किसी को बढ़ा रहे हो। आपके लिए क्या काम हो रहा है, कभी बैठ के सोचिए कि आपके लिए कौन वर्क कर रहा है। देखिए लगभग यूनिवर्सिटीज में आपको ब्राह्मण, ठाकुर, जनरल, अब जैसा ये कहते हैं वैसा मैं बोल रहा हूँ, श्रवण टीचर मिलेंगे, श्रवण वकील मिलेंगे। अगर इस तरीके से आपके मन में जहर बो दिया जाएगा तो वो भी हम ही इंसान हैं। जब हमें खुले मंच से गाली दी जाएगी, रोज गाली दी जाएगी, तो हम भी नहीं रखेंगे जूनियर। भाई हम ही इंसान हैं, इम्पैक्ट दिखेगा, प्रतिफल आएगा ना, प्रतिफल आएगा। और तो जो जितने अच्छे वकील हैं वो श्रवण ही हैं, तो आपको क्यों रखेंगे वो जूनियरशिप पे? जब आप उनको गाली ही दोगे, आप उनको गाली ही दोगे। मेरे एक मित्र हैं, उनकी मदद श्रवण ने की, उनको फाइनेंशियली फिजिकली सपोर्ट श्रवण ने किया। जूनियरशिप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ब्राह्मण के अंडर किए, हाई कोर्ट में ब्राह्मण के अंडर किए, उंगली पकड़ के ब्राह्मण चलना सिखाया। यूजीसी जब आया तो लिखते हैं कि ब्राह्मण ने मेरा शोषण किया। मतलब आप सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि जो माहौल देश में क्रिएट किया जा रहा है, इस माहौल के चलते अब कोई ठाकुर किसी भीमराव अंबेडकर को ना धन देगा पढ़ाई के लिए, और ना कोई ब्राह्मण उसे अपनी कन्या देगा, ना ही कोई ब्राह्मण उसे अपना सरनेम देगा, ना प्यार करेगा। आपका ऐसा माहौल क्रिएट हो। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप खुले मंच पे इस तरीके से लिखोगे, डीएनए दिखाओगे, जब आप खुले मंच पे इस तरीके से दिखाओगे कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, अरे खून दिया है हमने बलिदान दिया है इस देश को, मेरे बाप दादाओं ने। आप आइए, अच्छा एक बात मैं और बता दूं, जब किसी चीज का बहुत ज्यादा विरोध होता है वो तेज उतनी तेजी से फैलती है। देखिए मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा। वैसे मैं तो बिल्कुल भी कास्ट न्यूट्रल रहता हूँ, जातिवाद को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, सबके साथ उठता बैठता हूँ। पर अगर जब ब्राह्मण को गाली दी जाती है, ब्राह्मणों को खुले मन से गाली दी जाती है, तो उसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद को देखिए आप, वो ब्राह्मण थे और उनका पढ़ लीजिए, बहुत पुरानी बात नहीं है, उनके जो साथी थे, उनके साथियों में कई ठाकुर थे, कई शूद्र समाज के थे, कोई बनिया समाज के थे। उन्होंने सबको बचाया था अपनी जान देकर के, अपनी जान देकर के प्रयागराज में उन्होंने सबको बचाया था। आप मंगल पांडे को देखिए, मंगल पांडे ने अपना बलिदान करके भारत देश में क्रांति की नींव रखी थी। तो ये आप देखिए, ब्राह्मणों ने बलिदान दिया है, सबका बलिदान है, तो उसको आप इस प्रकार से गाली नहीं दे सकते हैं, इस प्रकार से उपेक्षित नहीं कर सकते हैं, ना किसी एक्ट के माध्यम से, ना अपनी बातों के माध्यम से। और अच्छा, यूजीसी पे दोबारा फिर आएंगे कि क्या इस पे क्या भविष्य आपको दिख रहा है? अगर यूजीसी को लाया क्यों गया, मैं ज्यादा बहुत आपका टाइम नहीं लूंगा, मैं थोड़ा यूजीसी, जब भारत को यूसीसी की जरूरत थी तो यूजीसी लाया गया। जब अगर आप सच में समानता देना चाहते हो तो आप कहीं भी संघर्ष और विवाद पैदा नहीं करोगे। अब जो फैसला आने वाला था नहीं आया, जब भी आवेगा तो क्या लगता है क्या फैसला आएगा? देखिए न्यायालय जो भी करेगा, मैं एक वकील हूं और मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं खुले मंच पर कॉन्स्टिट्यूशन दिखाऊं कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता हूं, और खुले मंच पर मैं गाली दूं, बोलूं कि ऐसे वैसे जज जैसे ये सब बोलते हैं। और मुझे न्यायालय पे पूरा विश्वास है, न्यायालय न्याय ही करेगा कि उसका नाम है न्यायालय। तो मैं सच में संविधान को मानता हूं, क्योंकि जो संविधान को मानता है वो संविधान के गार्जियन को गाली नहीं देता। जो अपने जन्म को मानता है अपने बाप को गाली नहीं देगा। मुझको तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है टालते रहेंगे सालों साल, जैसे आज टल गया वैसे टलता रहेगा, या फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत जैसे ही 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई यूजीसी एक्ट पर, वैसे ही 1 फरवरी को जिन्होंने यूजीसी एक्ट 2023 लागू किया मध्य प्रदेश में, वही एक्ट पूरे देश में लागू करवा दिया जाएगा।
या फिर भाजपा के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, और मैं उनको राय भी दूंगा, हो सकता है वो यही करें कि वो अपने पाले से इस चीज को निकाल करके राज्यों पे डाल दें, एक हलफनामा दे करके सुप्रीम कोर्ट में, कि राज्य अपने अपने हिसाब से फैसला लें कि उन्हें यूजीसी एक्ट कौन सा लागू करना है और क्या उन्हें गाइडलाइन रखनी है, ये वो राज्यों पे छोड़ दें, अपने ऊपर से बला को टाल लेंगे। क्योंकि बहुत गालियां पड़ी हैं मोदी को, अमित शाह को इस एक्ट के चलते, और बहुत अधिक उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा है। अब नहीं लगता कि वो आगे इसको झेल पाएंगे। देखिए, इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हम अपने, जब 705 ईस्वी में आक्रमण हुआ मुसलमानों का, कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मण दाहिनी सेन लड़ा। बिल्कुल। फिर इसके बाद ऐसे गुलाम वंश, तुगलक वंश और मुगल वंश से ब्राह्मण ठाकुर लड़ते आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंग्रेजों से मैं इसमें ब्राह्मण ठाकुर इसलिए जोड़ रहा हूं कि बलिदान बहुत है। फिर अंग्रेजों से सब लोग लड़े, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाबा भीमराव अम्बेडकर, सब लोग लड़े, तो लड़ते ही आ रहे हैं। फिर जब देश आजाद हुआ तो आरक्षण 10 साल के लिए था, इसको राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ तक बढ़ा दिया। फिर राजनीतिक पार्टियों ने ही मंडल कमीशन लेकर आए, जातिवाद वहीं से शुरू हुआ। राजनीतिक पार्टियों ने ही SC/ST एक्ट लाया। तो अब तक तो हमने लैंड सीलिंग में अपनी जमीन दी, SC/ST में अपने बाप को जेल दिया, लेकिन इस UGC में हम अपने बच्चों की जिंदगी नहीं देंगे, और फिर परिणाम इसका बहुत भयानक होगा जो देश झेल नहीं पाएगा। मैं आपके चैनल से क्लियर करना चाहता हूं कि कोई भी सवर्ण अब अपने बच्चों की जिंदगी नहीं देगा। बात जब पुत्र पे आती है तो पिता कुछ भी कर सकता है। बहुत सही आपने कहा। बात जब पुत्र पे आती है तो पिता कुछ भी कर सकता है। अगर ये लागू कर दिए तो इसका परिणाम ये झेल नहीं पाएंगे। और ना मुझे SC से नफरत है, ना मुझे ST से नफरत है, ना मुझे OBC से नफरत है। आप सब मेरे भाई हो, सबका केस ये अधिवक्ता रमन शुक्ला लेता है और कभी नहीं। और ये रेगुलर प्रैक्टिशनर है, ऐसे लोगों की तरीके से नहीं है जो सिर्फ कमरे में बैठ के वीडियो बनाते हैं। अब मेरे बारे में पता कर लीजिएगा, मैं रेगुलर प्रैक्टिशनर वकील हूं और मैं सब जाति को बराबर मानता हूं, लेकिन आपको छत पे चढ़ाने के लिए मैं अपने बेटे को छत से फेंक नहीं सकता। बात सही है आपकी, पर जो माहौल देख रहे हैं, जैसे कि 8 मार्च को जो धरना आंदोलन होना था दिल्ली में, सरकार ने नहीं होने दिया। एक बच्चा भी अगर, एक सिंगल बच्चा भी अगर यात्रा लेकर निकलता है यूजीसी एक्ट के खिलाफ तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसमें माहौल तो ये चल रहा है। बाकी अभी तो कोर्ट का ही हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बाकी देखिए क्या होना है आगे, अंतिम में जो भी आप कहना चाहें। मैं यही कहना चाहूंगा कि सब लोग अपने देश को प्रगति के लिए आगे बढ़ाओ। और जब घर में 4 बेटे होते हैं, चारों कमाते हैं, चारों मिलजुल के रहते हैं, तभी उस घर का विकास होता है। अगर देश के 4 लड़के आपस में लड़ते रहेंगे तो बाप को भी तकलीफ होगी, माँ को भी तकलीफ होगा और घर विनाश हो जाएगा। तो यह भारत हमारा घर है, इसको विनाश मत करिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी, विनाश की शुरुआत आप कर रहे हैं। आपको मैं पिता तुल्य समझता था जब 2014 में आए थे, बढ़ चढ़ के आपका प्रचार किया था, आपको वोट दिया था, लेकिन इस तरीके से आप निकलेंगे, इस तरीके से आपकी नीतियां रहेंगी, ये कभी नहीं सोचा था। तो मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, जितने दर्शक मेरे देख रहे हैं, इसको शेयर करें, इसको माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचाएं और उन सभी दलित OBC ST भाइयों के पास पहुंचाएं कि लड़ो मत। क्योंकि जब तलवारें चलती हैं तो बच्चे आपके भी खत्म होते हैं, बच्चे हमारे भी खत्म होते हैं। तो जो आप कहते हो कि लाठी डंडा दिखाते हो, ये मत दिखाओ, क्योंकि रक्त आपका बहेगा या मेरा बहेगा, नुकसान हमारे घर का होगा, हमारे देश का होगा। तो मैं यही कहूंगा, सब लोग मिलजुल के रहो और कोई किसी का शोषण नहीं कर रहा है। शोषण सिर्फ अमीर गरीब का करता है। तो अमीर बनो, पढ़ लिख कर रोजगार हासिल करो। धन्यवाद। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय परशुराम।